लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आप लोग बताइए मुझे कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद मेरी यही होती है कि जनाब आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे और अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए ना अपनों को वक्त देना हमें सीखना चाहिए और साथ गुजारे गए लम्हात की क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। आजकल के दौर में हम सभी इकट्ठे तो होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ओकेजन पे किसी इवेंट पे इकट्ठे होते हैं। जब भी बहन भाई दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं तो चंद लम्हात के बाद ही हम सब अपने अपने मोबाइल फोन में मगन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ और करना शुरू हो जाते हैं और यूं हम जिस्मानी तौर पर तो एक साथ बैठे हुए होते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर एक साथ इकट्ठे नहीं होते और हम सही मायनों में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय भी नहीं कर रहे होते। ये तल्ख हकीकत है लेकिन यही हकीकत है। इसलिए जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनों के साथ गुजारे गए वक्त की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके ताकि जो हमारे रिश्तों में थोड़ी सी जेलसी आती जा रही है, वो जो दूरी आती जा रही है, उसको हम कम से कम कर सके और रिश्ते मजबूत से मजबूत होते ही जाएं। तो जितनी क्वालिटी बेहतर होगी आपके टाइम की, उतने ही आपके जो रिश्ते हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर में पड़ने वाली हब्स और गर्मी की वजह से। गर्मी की शिद्दत में इजाफा इस कदर हो चुका है कि पसीना खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगर बात की जाए जनाब प्यास की तो वो भी शिद्दत की बढ़ती जा रही है और पानी पीना जिंदा रहने के लिए आपको पता है इंतहाई ज़रूरी वैसे ही है। और ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में जिस्म में पानी की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना हमें ज़्यादा आता है और जिस्म में जो मौजूद हमारे नमकियात हैं वो पसीने के ज़रिए बह जाते हैं, हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। तो जिस्म को पानी की कमी का शिकार होने से बचाने के लिए इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए हमें। लेकिन पानी के खास मिकदार को लेने के बाद हमारा पेट भर जाता है, पेट में जगह ही नहीं रहती है जबकि प्यास खत्म नहीं होती है। तो इस मौसम में अक्सर ऐसा सबके साथ हो रहा होता है। तो हमें अपने जिस्म में पानी की मिकदार को कैसे बरकरार रखना चाहिए, कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हम अपने जिस्म में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिबा, जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी अभी भी पड़ रही है लेकिन आज थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है हमारा मौसम लाहौर का, लेकिन गर्मी उसी तरह है, हब्स का मौसम उसी तरह है। तो इस मौसम में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, दूसरी तरफ पानी की कमी भी हो रही है। तो क्या करना चाहिए हमें? जितना पानी पी रहे हैं उतना निकल भी रहा है, क्या करें? देखिए, पानी सिर्फ यानी कि जिस एंगल से हम जिस थ्रू के पानी लेते हैं वो पानी नहीं सिर्फ हमें लेना चाहिए, हमें साथ में अपने फूड्स और अपने खाने की अशिया में ऐसी अशिया लेनी चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है। अब हम एक साथ इतना पानी तो नहीं पी सकते, आपको भी पता है पानी हम 2 से 3 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। तो हमारी बॉडी जिससे वाटर कंटेंट हमारा लेवल पे रहे वो चीज़ें और वो फूड लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को उस चीज़ पे अवेयरनेस नहीं है। लोग कहते हैं हम 4 लीटर पानी पी लेते हैं और 4 ही लीटर पानी जो है ना पसीने से निकल जाता है, हम तो डिहाइड्रेटेड हो नहीं सकते। लेकिन ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि पानी से ही सिर्फ आपकी डिहाइड्रेशन क्योर हो सकती है क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना डिहाइड्रेटेड पर्सन होता जा रहा है क्योंकि हबस का मौसम है, बॉडी मेटाबोलाइज ज़्यादा हो रही है, फैट बर्न तो कम हो रहा है लेकिन डिहाइड्रेटेड ज्यादा हो रहा है इंसान ना। तो उसमें ये होता है कि लोगों का वर्कआउट कम हो गया होता है। अब क्रॉस लिंक किया है कि लोग समझते हैं कि पसीना आ रहा है और हमारा वजन कम हो रहा है। नहीं, पसीना आ रहा है, वो जो स्वेटिंग हो रही है उसकी डिहाइड्रेशन हो रही है, ना कि वो मेटाबोलाइज कर रही है अपनी बॉडी को। क्योंकि जैसे ही पसीना आता है हम एडवाइस ये करते हैं कि आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। आपको पता है बॉडी मेटाबोलाइज हुई होती है तो वर्कआउट नहीं करते इंसान। वो कहते हैं अब हमें इतना पसीना आ गया, अब हमारा वजन कम होना चाहिए, खुद ही कम हो जाए। लेकिन इस तरह नहीं होता ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपको चाहिए कि दोनों चीजों को इक्वल एंगल में अपना। वो पसीना तो आपको गर्मी की वजह से आ रहा है, मौसम की शिद्दत की वजह से आ रहा है, वर्कआउट करने की वजह से थोड़ी ना आ रहा है। वो समझते हैं कि अब इतना पसीना आ चुका है, अब हमारा 3 से 4 किलो वजन तो आराम से कम होना चाहिए। तो वो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है और फिर जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है कि इस मौसम में खाली पानी से तो हम गुजारा नहीं कर सकते ना, हमारा डिहाइड्रेशन लेवल कंप्लीट नहीं होता। तो हम एडवाइस ये करते हैं कि आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। अब मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट कहता है कि मैं 2 से 3 ग्लास
या लीटर पानी, यानी कि हमारा जो हम एडवाइस करते हैं मेल को वो तकरीबन 4 लीटर पानी होता है, और फीमेल को 3 हाँ जी, मतलब फीमेल को 3 to 4 के साथ लाइन में फ्लक्चुएट होते हैं ये दोनों चीजें। अब आती है फीमेल, क्योंकि फीमेल का वर्कआउट बनिस्बत उनके ज्यादा होता है, वो कहती है हम घर में काम वगैरह करती हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो मेल का ज्यादा होता है, क्योंकि उसने बाहर रहना होता है, क्योंकि बाहर रहने की वजह से उसका वर्कआउट, जाहिर बात है मजदूरी करते हैं, काम पे जाते हैं, उनका डिहाइड्रेशन लेवल थोड़ा लो होता है, तो उनको अपना वाटर कंटेंट पूरा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह रखा जाए, क्या कौन कौन सी चीजें खाई जाएं, पानी के अलावा क्या क्या किया जाए? अब सबसे ज्यादा जो वाटर कंटेंट पाया जाता है, अगर आपको पता हो, एक फ्रूट है टोमेटो, जिसको टमाटर कहते हैं, टमाटो, उसमें 96% वाटर कंटेंट है। अगर वो आप डेली लाइफ में अगर इन मौसम में ऐड कर लें अपनी डाइट में। अब फर्स्ट थिंग मैंने आपको फ्रूट में अगर आप देखा जाए तो मैंने टोमेटो का नाम ले लिया है। वेजिटेबल में अगर मैं नाम लूँ तो क्यूकम्बर इज द बिगेस्ट सोर्स, 94% उसमें जो है वाटर कंटेंट पाया जाता है अगर आप देखें तो, और वाटरमेलन 94। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को कंबाइंड फूड के तौर पर आप अपनी डेली लाइफ में अगर ऐड करें, मॉर्निंग के टाइम अगर आप एक ग्लास जूस लेते हैं, अगर वाटरमेलन का ही जूस लेते हैं या फॉर एग्जांपल किसी और फ्रूट का जूस लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी में एज अ वाटर कंटेंट ही जाता है, लेकिन कोशिश करें वैसा फ्रूट है जिसका वाटर कंटेंट ज्यादा हो। जैसे मेलन है, वाटरमेलन है, इनका वाटर कंटेंट ज्यादा है। अच्छा, तो बनिस्बत अगर आप एप्पल का जूस लेना उसमें भी है, लेकिन अब तो मेलन और वाटरमेलन का सीजन चला गया ना, अब जो आगे सीजन आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इस सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स में खा सकते हैं? अब इस सीजन मैंने आपसे सबसे बताया कि टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है। क्यूकम्बर स्मूदीज का इस्तेमाल करें, क्यूकम्बर स्मूदी आप इजीली अवेल कर सकते हैं। क्यूकम्बर पील करें, उसको जिंजर मिंट और जैसे हम लेमनेड बनाते हैं वैसे ही क्यूकम्बर की स्मूदी का इस्तेमाल करें। अब लोग नहीं बना पाते तो हम कहते हैं आप खाली 2 क्यूकम्बर ही अपनी लाइफ में ऐड कर लें। ठीक है। मॉर्निंग में जाते हुए मेरी एडवाइस ये है कि आप सत्तू का इस्तेमाल करें। अच्छा, आजकल मतलब शुगर डायबिटीज के मरीज उसमें शक्कर ना डालें, और डायबिटीज के मरीज नहीं है तो आप सत्तू का इस्तेमाल करें, मतलब शक्कर डाल के थोड़ी सी आप 1 ग्लास सत्तू, 1 ग्लास ऑफ सत्तू आपको एक पूरा मील देता है, क्योंकि जो है आपको एनर्जी देता है और आपके मैदे को भी एक्टिव रखता है। सबसे बड़ी बात कि वो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देता। सेकेंड थिंग, आज ये सुबह के टाइम आप कह रही है कि सुबह के टाइम पीना चाहिए? हाँ जी, पीले ये सत्तू आप किसी भी दिन किसी भी टाइम, लेकिन अवॉइड करें रात के टाइम पीने से। दोपहर में ज्यादा तपिश होती है, हबस होती है, रात तो फिर भी ठंडी हो जाती है। एक और चीज जो है आजकल बहुत ज्यादा लोग कहते हैं इमली आलू बुखारे का पानी पिए, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी। आप दिन को डिवाइड कर लें, हर दिन को, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैंने कल सत्तू पिया, आज मैं इमली आलू बुखारे का पानी पीऊंगा, नेक्स्ट डे मैं फिर जो है ना क्यूकम्बर स्मूदी ले लूंगी, या थर्ड डे मैं लस्सी ले लूंगी। लस्सी अब कोशिश, वेट गेन हो जाता है लस्सी से, तो कोशिश करें दही की, सिर्फ दही में पानी डाल के उसको मतलब शेक करके आप पी सकते हैं। जैसे मतलब ये चीजें वो जिनमें जैसे सोया मिल्क और फैट, लो फैट में 92% वाटर कंटेंट होता है मिल्क में, तो आप इस एंगल से भी ले सकते हैं कि अगर आप दूध पी रहे हैं सुबह के टाइम, डिवाइड कर लेना कि रोज अगर आपने दूध पीना तो आपका वजन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आप एक दिन दूध, एक दिन सत्तू, एक दिन जूस, एक दिन जो है ना स्मूदी, एक दिन जो है ना आप स्ट्रॉबेरीज, अब तो सीजन नहीं है लेकिन जिस टाइम सीजन होता है लोग उसको भी अवॉइड नहीं करते। आजकल चेरीज बहुत आई हुई है, उनका जूस, पीच में भी वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। पीच का जूस अब ये होता है कि बॉयल करके उसको मैश करके और उसका एक अच्छा, पीच के जूस बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई उसके अंदर जो है सोडे का इस्तेमाल कर लेता है, बॉटल डाल देता है, कुछ पानी के साथ भी उसको बनाते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। सोडा तो आपको भी पता होगा, सोडा तो हम नहीं डालना एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है फ्रूट की न्यूट्रिएंट ही खत्म कर देता है। वाटर के साथ फ्रूट हमेशा ब्लेंड करें, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मिल्क के साथ फ्रूट को ब्लेंड ना करें। जैसे मिल्क शेक्स वगैरह बनाते हैं उसमें ये एडवाइस बहुत से लोगों को नहीं पता, तो कहते हैं हम मिल्क शेक बनाते हैं दूध, फ्रूट्स डाल के और शक्कर चीनी डाल के उसको ब्लेंड करते हैं। आपको पता है जब फ्रूट के साथ मिल्क कंबाइन होता है और हीट एनर्जी, आपको पता है जब ब्लेंडर चलता है, आपने नोट किया होगा पहले जमाने में ब्लेंडर नहीं थे। माँ क्या करती है, ग्लास का दूध लेती थी, मैंगो को ऐसे नरम करती थी, ऊपर से पील करती थी, ऐसे निचोड़ के बच्चों को कहती थी पी ले। उनमें कितनी न्यूट्रिएंट उनको जाती थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती थी। आप ये टेस्ट करके देखें, एक ब्लेंडर में बना हुआ मिल्क शेक और एक आम ऐसे ही जिस तरह मैंने कहा पानी के साथ ब्लेंड करें फ्रूट को और ऊपर से दूध डाल के स्टिर कर दें, आपको बहुत लाइट फील होगा दोनों में कंपैरिजन। अच्छा। और जो बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बनाना मिल्क शेक दे दे के वो मोटा नहीं होते। हाँ। ऐसे ही है ना, क्योंकि उनका वे ऑफ
ट्रीटमेंट नहीं सही, जिस तरह देना चाहिए नहीं देते ना। तो ये चीज कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते रहे, लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। अब अगर आप बात करें कि जैसे सुबह के टाइम अगर आप जूस में कहती हूँ 1 ग्लास ऑफ जूस ऐड करना चाहिए। अच्छा, तो ये रूटीन में अगर ये सबकी डेली लाइफ में यूज होना चाहिए, मतलब बच्चे हो या बड़े हो। आप जूस नहीं ऐड कर सकते, आप फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, कोई फ्रूट एप्पल यूज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि जूस, क्योंकि आजकल का जो मौसम है उसमें वाटर कंटेंट की चीजें ज्यादा लेना जरूरी पड़ गई है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है। डिहाइड्रेट की वजह से आपको आजकल डिहाइड्रेशन इतनी ज्यादा है कि स्किन पे पैचेस बनने लग जाते हैं, ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब स्किन कलर डल हो गया है, डार्क सर्कल्स हो गए, हो जाती है और एक्ने प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लेकिन हिबा, जैसे हम बच्चों की बात करें, बच्चे तो जूसेस पीते नहीं है ज्यादातर, यहाँ तो वो डब्बे वाला जूस पियेंगे, फ्रेश जूस की तरफ तो वो जाएंगे नहीं, नेड़े ही नहीं आएंगे ज्यादातर, यहाँ पे वो पियेंगे जी हमें मिल्क शेक्स बना दे। तो फिर इसका क्या ऑल्टरनेट है? अगर मिल्क शेक बना के भी देना है तो फिर क्या उनके लिए करना चाहिए, कौन सी टाइमिंग होनी चाहिए उनके लिए भी? मॉर्निंग में बच्चे का जो दिल करता है उसको दे, अच्छा, मिल्क शेक दे, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से मिल्क शेक दे ताकि बच्चे को उस चीज का फायदा भी हो। ठीक। और जहां तक थोड़ा सा बच्चे से अगर हट के बात करें तो मिल्क शेक के अलावा आप बच्चे को योगर्ट का इस्तेमाल करवाएं। मैं दही का इस्तेमाल इसलिए बार बार कहती हूँ कि बच्चों के लिए दही बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आजकल के मौसम में भी लोग कहते हैं कि दही नहीं खानी चाहिए, ये मिथ सी है कि लेमन पानी पीना चाहिए, हब्बस का मौसम है, लेकिन हर चीज को इक्वल रखना चाहिए आपने अपनी लाइफ में। लेमनेड का इस्तेमाल करें, लेकिन लेमन, क्योंकि लेमन भी बिग सोर्स है वाटर कंटेंट की, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आपको वही बात मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि हर चीज इक्वल रखनी चाहिए, कि एक चीज अगर आपने एक दिन ले लिया है उससे अगले दिन रिपीट कोई और लें, ताकि आपकी बॉडी उस चीज को यूज टू ना करे कि मैंने एक ही चीज लेते रहनी है। अच्छा। और मैं इस मौसम में मैं एडवाइस ये करती हूँ कि बेसल सीड का इस्तेमाल, जिसको तुख मलंगा कहते हैं, ओके, नॉट चिया सीड, तुख मलंगा जो पानी में डालकर फूल जाता है, उसका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर दे। गोंद कतीरा का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर दे, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। ठीक है, ये गोंद कतीरा और तुख मलंगा आपने देखा होगा कि व्हाइट सा होता है गोंद कतीरा, जो दूध में डालकर भी देते हैं और जूसेस में भी, जामे शीरी में भी। तो मैं ये एडवाइस करती हूँ कि सुबह सुबह उठते साथ ही अगर आपने रात का भिगोया होगा, नॉर्मल टैप वाटर के साथ आप उसको पी ले। अच्छा, तुख मलंगे को, ठीक है। तो वो उससे ये होगा आपकी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। एक तरफ लोगों को क्योंकि सादा पानी पीने से एलर्जी हो जाती है, तो उठते साथ ही सबसे पहले तो पानी पीना चाहिए। अगर लोगों से नहीं पानी पिया जाता तो ये तुख मलंगे का पानी। लेकिन हिबा, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं तुख मलंगे और चिया सीड में, जैसे आपने भी बात की, तो इनमें फर्क क्या है? एक जैसे ही है क्या? दिखने में भी डिफरेंट है, अच्छा, क्वालिटी में भी डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज में भी डिफरेंट है। आप देखें तुख मलंगा पानी में जब डालते हैं वो फूल जाता है, उसको बेसल सीड कहते हैं। चिया सीड पानी में डाल के इतना फूलता नहीं है, वो दानेदार रहता है, उसकी पहचान ही यही है। ठीक है, आपने देखो पूरा एक दूध सा बन जाता है बेसल सीड का, लेकिन चिया सीड का नहीं बनता। हम एडवाइस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको चिया सीड एडवाइस करते हैं, बेसल सीड नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होता है और हमें ठंडी चीजें ऑस्टियोआर्थराइटिस के, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। अच्छा, आपको पता है बेसल सीड ज्यादा इस्तेमाल करने से वेट गेन भी होने लग जाता है। अच्छा, लेकिन चिया सीड इज द क्वालिटी कि उससे वेट गेन नहीं होता, यानी कि 15 डेज अगर आपने बेसल सीड का इस्तेमाल किया तो दैट इज गुड, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे जा रहे हैं। अच्छा, और 15 डेज के बाद देखिए हर चीज ने अपना एक मेटाबॉलाइज आपकी बॉडी को करना है, यूज टू नहीं करना, वो आपका वजन बढ़ाने लग जाते हैं। पेशेंट कहते हैं मैं तो तुख मलंगे का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं तुख मलंगे का इस्तेमाल, मेरा फिर भी बेली फैट बढ़ रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हर तरीके से मैं इसलिए अपने भी प्लान में अपने भी पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, एक भी चीज अब लगातार वो चीज इस्तेमाल ना करें, उसको स्किप करके देखें, वो आपकी बॉडी को यूज टू ना करें ना, हर चीज का आदी बनाए कि मैं हर चीज ले सकूं। डाइट तो वही हुई ना कि आप अपनी किचन की हर चीज खा सके लेकिन एक इक्वल अमाउंट में खा सके। ठीक है, तो चिया सीड का यही फर्क है, चिया सीड तो मल्टीपल उसके जो है ना फायदे हैं। आप डायबिटीज के मरीजों को हम देते हैं, मतलब वेट लॉस में देते हैं, लेकिन उसको भी हम 15 डेज से ज्यादा यूज नहीं करवाते, कॉम्बिनेशन करवाते हैं। मतलब उनका रिजल्ट कह लें कि फिर रिवर्स होना शुरू हो जाता है उस चीज का, कोई भी चीज आप इंटेक कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी को इतना यूज टू ना करें कि वो उसी चीज के ऊपर डिपेंड रहे। लेकिन क्या हिबा ऐसी खुराक हम खा रहे होते हैं डेली रूटीन में जो पानी की कमी का बायस भी बनती है? कैसी खुराकें भी हैं? कमी का बायस जाहिर सी बात है स्मोकर्स के लिए, आपको पता है स्मोकर स्मोकिंग करते हैं उनके लिए वो डिहाइड्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मटन का, बीफ का इस्तेमाल लोग अपनी लाइफ में रूटीन में बहुत ज्यादा करते हैं, उससे भी आपको पानी की कमी हो जाती है।
और कुछ लोग खुद भी पानी, अब देखें एक अगर मैं एडवाइस करती हूँ कि आपने पानी ज्यादा पीना है, तो आवाम क्या करती है कि मैंने ना 5 लीटर पानी सारा दिन पी लिया, उसकी टॉक्सिसिटी भी आपकी बॉडी में हो जाती है। आपको ये पता है कि हर चीज की ज्यादती आपका पूरा बॉडी 70% नो डाउटली वाटर पे डिपेंड है, आपका हार्ट, आपके ब्रेन, आपकी लंग्स, आपके सब कुछ, लेकिन उसकी भी एक अल्लाह ताला ने परसेंटेज रखी हुई है, ठीक है। हाँ। वो क्या कहते हैं, हमने इतना पानी पी लिया, अब हमें वोमिट आ गई, हमारा पेट खराब हो गया, हमारा पेट अफड़ गया, जिसको कहते हैं फूल गया पानी पीने से। ये चीजें आवाम चलाती है, कहती है कि हमने पानी तो पी लिया, और आपको पता है कि 1 गिलास अगर आपने पिया, उसको आपकी बॉडी में मूव होने में थोड़ा टाइम लगाता है। हम इसलिए क्यों कहते हैं कि वक्फे वक्फे से पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रहे, ना कि एकदम से 1.5-2 लीटर पानी और आप जो एक साथ ही फौरन से पानी पी लेते हैं, उसका कोई फायदा भी नहीं होता, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, वो आपकी बॉडी को लगता ही नहीं है। हाँ। सबसे बेस्ट टाइम पानी पीने का है कि मॉर्निंग, जब आप सुबह उठे, आपका मैदा खाली होता है और आपकी उस टाइम पे आपके मैदे में जितने भी टॉक्सिन फ्लश आउट होने होते हैं वो हो रहे होते हैं, तो कोशिश करें उस टाइम 2 गिलास पानी लाजमन पिए, ठंडा पानी नहीं पीना उस टाइम भी। नॉर्मल टैप वाटर जो है वो आप लोग सुबह उठते ही पी सकते हैं। डॉक्टर हिबा उस्मान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर आई आप और बॉडी में जो हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी की कमी को किस तरह हम पूरा कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से फल का इंटेक हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अपने आप को पहचानो। तुम में अल्लाह ने सलाहियत रखी है, लेकिन तुमने कभी इस सलाहियत को तलाश करने की कोशिश नहीं की है। ये वो जुमले हैं अक्सर हम में से बहुत से लोगों के इर्द गिर्द ये चीजें हम सुनते हैं और नजर भी आती हैं, और बहुत से लोग हमें ये कहते हुए भी नजर आ रहे होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जनाब, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा होता है, जिसमें से एक सलाहियत अल्लाह ने अपने बंदों को ये भी अता की है कि वो खुद को और खुद की सलाहियतों को जान सके और उन्हें पहचान सके। इसी तरह दुनिया में कोई करोड़पति होता है तो कोई चंद रुपयों को तरस भी रहा होता है, कोई खजानों का मालिक होता है तो किसी के घर में फाकों ने डेरे डाल रखे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में हर फर्द की एक मुआशरती और नफ्सियाती कदर होती है, जिसके मुताबिक ही उसके वक्त की कीमत का तायुन किया जा सकता है। और जब तक आप खुद अपनी कदर करवाने और अहमियत को नहीं पहचानेंगे ना, बाकी सब भी आपको इसी तरह डील करते हैं, इसी तरह ट्रीट करते हैं। तो दुनिया भर में कामयाब होने वाली एक खूबी मुश्तरक है कि उन्होंने खुद शनासी की है अपनी, यानी उन्होंने खुद को पहचान लिया है। जिंदगी में कामयाबी के लिए खुद शनासी कितनी जरूरी है, और क्या हर इंसान अपने आप को पहचानने की सलाहियत रखता है? कैसे खुद को पहचान के कामयाबियों का सफर आसान बनाया जा सकता है? इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने बहुत ही खास मेहमानों को आज के शो में मधु कर रखा है। मेरे साथ आज के फर्स्ट मेहमान मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, मारूफ उस्ताद हैं, और जो हजारों नहीं बल्कि मैं कहूंगी जनाब लाखों लोगों की जिंदगियां इस वक्त बदल चुके हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी हो सारी। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन है, माहिर शख्सियात उन्हें कहा जाता है, और पर्सनैलिटी टाइपिंग में उन्हें खास महारत हासिल है। तो दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे बहुत हैं शुक्रिया जी। शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी डॉक्टर साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। शाह साहब, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करेंगे। खुद शनासी, जैसे मैं बात करी थी कि हमें अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर ये भी चीज है, तुम्हारे अंदर ये भी चीज है, खुद को पहचानो। ये खुद शनासी है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा देखिए, इस कायनात में कितनी मखलूकात हैं और हर मखलूक की एक अपनी स्ट्रेंथ है, और वो जो स्ट्रेंथ है अल्लाह ताला ने उसको वो गिफ्ट की है। हाँ जी। यानी जिसको गोश्त खाना है उसको नाखून और उसको दांत ऐसे दे दिए कि वो गोश्त खा सके, जिसको चारा खाना है उसकी पर्सनैलिटी चारे के मुताबिक है। बिल्कुल। जिसका सर्वाइवल जो है वो खुद नहीं कर सकता, उसे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो पौधा हो या जानवर या जोंक हो, छोटी सी जोंक होती है। हाँ। वो भी उसको वो स्किल दी है कि तुमने अगर किसी पे डिपेंडेंट होना तो डिपेंडेंट होने के लिए भी एक बेसिक स्किल चाहिए। स्किल है, हाँ। अल्लाह ने हर मखलूक को कुछ ना कुछ टैलेंट और सलाहियत दी। ठीक। कोई तैर रहा है पानी में, कोई दरख्तों पे अटकेलियां कर रहा है, कोई धाड़ है, कोई मुर्गा बांग दे रहा है। हाँ जी। हर एक की एक स्ट्रेंथ है।
ये जो असल उसकी स्ट्रेंथ है, उसका टैलेंट है, उसका पोटेंशियल है, या उसको आप इलामा मोहम्मद इकबाल की जुबान में खुद ही कह लीजिए, एसेंस, जोहर, उसके बगैर वो शय नहीं है। ये सोफा, इस पे बैठा नहीं जा सकता, ये सोफा नहीं है। कलम जिससे लिखा नहीं जा सकता, वो कलम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लास जिसमें पानी कंटेन नहीं किया जा सकता, वो ग्लास नहीं हो सकता। जिस तरह हर चीज का एक मकसद है, अल्लाह ने इंसान के अंदर भी टैलेंट रखा है। कुछ तरह के टैलेंट्स किसी में है, कुछ तरह के टैलेंट्स किसी में है। मुख्तलिफ तरह के टैलेंट्स क्यों रखे हैं? ये दुनिया का निजाम चलना है। हम जरूरतों के वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। कोई मरीज है, कोई उसका डॉक्टर है, कोई पका रहा है, कोई खा रहा है, कोई खा रहा है, हाँ जी। किसी के घर खुशी आ रही है, हाँ। और जो मिठाई है वो बिक रही है हलवाई की उसके घर पैसे जा रहे हैं। एक ऐसा खूबसूरत निजाम है जिसमें हर कोई दूसरे के साथ किसी ना किसी शक्ल में जुड़ा हुआ है। इंसान के अंदर वो जोहर क्या है, वो स्ट्रेंथ क्या है, वो पोटेंशियल क्या है, वो डॉक्टर साहब की जुबान में टाइप क्या है, जितना जल्दी आप जानते हैं उतना ज्यादा आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जाती तौर पे मौसर होना, ये जो पर्सनल इफेक्टिवनेस है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसकी वजह से जिंदगी में कामयाबियां आती हैं, इसकी वजह से सारी आपको शोहरत मिलती है, और इसकी वजह से जिंदगी में खुशी भी मिलती है और सुकून से जिंदगी आप गुजार सकते हैं। यही बहुत है कि आप अपने आप को पहचाने और सुकून से जिंदगी गुजारने, समझे आपका जो है ना वो पार लग गए हैं आप। मुझे डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आप माहिर शख्सियात हैं, पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बहुत ज्यादा इल्म हासिल है, तो ये जैसे पर्सनैलिटी टाइपिंग की हम बात कर रहे हैं, खुद शनासी की हम बात कर रहे हैं, करोड़ों इंसान हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में रह के किस तरह हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, अपने आप को जानना जो है, ये मैं समझता हूँ एक बुनियादी हक है इंसान का, और बुनियादी इल्म है जो हमें सबसे पहले इस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, इंसान मुख्तलिफ हैं। जब तक हम अपनी पहचान नहीं करेंगे इस डाइवर्सिफाइड दुनिया में, जब तक हम कंफ्यूज्ड रहेंगे, ऐसे ही हमें हर आदमी अपने जैसा लगेगा और हर एक को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हमें ये सीखना है कि अल्लाह ने जिस तरह से दूसरी अजनास को टाइप्स में बनाया है ना। मछली ये नहीं सोचती कि मैं दरख्तों पे चढ़ूं, है ना। बंदर ये नहीं सोचता कि यार मैं मछली की तरह तैरना सीख लूं। क्यों नहीं सोचता? आप सोचें, इसलिए कि उसको अपनी पहचान पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान को पहली जस्तजू ये होनी चाहिए कि वो अपनी पहचान करे, अपनी टाइप डिस्कवर करे। अपनी टाइप डिस्कवर करना 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है। माशाल्लाह अल्लाह ने सर से बहुत काम लिया है। वीडियोस सारी हमारे सर के चैनल पे अपलोड हैं। आप वीडियो सुने, आपको 5 मिनट में अपनी टाइप पता चल जाएगी, और उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। देखिए, सेल्फ स्टीम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है परफॉर्मेंस का, कि हाउ यू सी योर सेल्फ। तो जब तक आपकी आदमी की अपनी पहचान नहीं होती है ना, उसकी सेल्फ स्टीम ही नहीं बनती। लोग उसको, और लोग चूंकि टाइप का इल्म आम नहीं है, तो लोग भी आपको अपनी निगाह से देख रहे होते हैं और वो आपको जज कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत माशरे में नहीं है, उसका भी नुकसान इंसान को होता है, लेकिन हम माशरे के सही होने का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें फौरन खुद ये इल्म सीखना है। अब ये इल्म सीखना जो है ना, वो अल्लाह ने सर से बहुत काम लिया। 15-10 मिनट का काम है। आप वीडियो देखें, आपको अपनी पहचान जो है वो हो जाएगी। आज भी बहुत सारा हमने पहचान की। मैं बल्कि थोड़ी सी एडिशन या इंटरप्शन करूं। सबसे पहले तो हमारी एंकर की टाइप आपने बतानी है, ताकि प्रोग्राम का जरा फॉर्मेट चेंज हो ना। देखने वालों को एक आपके सामने क्लाइंट डॉक्टर साहब बैठा हुआ है, आपने वो 16 किस्मों में से हमारी बहन की टाइप बतानी है कि इनकी टाइप कौन, मेरी टाइप कौन। नहीं, मैं अभी आपसे चंद सवाल करता हूँ। देखिए, 4 एरियाज हैं जिसमें हमें अपनी प्रेफरेंस को डिस्कवर करना। अच्छा, बस ये इतनी सी बात है। पहला एरिया है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। तो मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा कि आपको लोगों में घुलना मिलना ज्यादा अच्छा लगता है, या तन्हाई में सोचना, गौर फिक्र करना आपको ज्यादा एनर्जाइजिंग है? मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, आपको सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपको 5 सेंसेस को यूज करना अच्छा लगता है, या फलसफा सोचना, कॉन्सेप्ट सोचना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? यू आर अ कॉन्सेप्चुअल पर्सन और डिटेल ओरिएंटेड पर्सन? डिटेल ओरिएंटेड। डिटेल, तो फिर आप रियलिस्टिक होंगी हकीकत। तो आई और एस, हमें 2 लेटर मिल गए, 50% हमारी टाइप डिस्कवर हो गई है। क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, तीसरा डोमेन है कि हम फैसले कैसे करते हैं। अच्छा। उसमें दो ही तरीके हैं, एक है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग मेथड कि हम लॉजिक या मंतिक की बुनियाद पे फैसला करें, कॉज एंड इफेक्ट पे फैसला करें, सही। प्रिंसिपल की बुनियाद पे फैसले करें, और एक है कि हम इंसानियत की बुनियाद पे फैसले अच्छा। करें। तो 80% खवातीन एफ होती हैं, 80% मर्द टी होते हैं, लेकिन कुछ खवातीन भी एफ होते हैं, टी होती हैं, कुछ मर्द। आपका क्या ख्याल है, यू आर अ पीपल बेस्ड पर्सन और यू आर अ लॉजिकल पर्सन? लॉजिकल पर्सन। तो देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको अपने बारे में पता चली कि आप अमूमी खवातीन से वैसे ही अलग हैं। 80% खवातीन तो एफ होती हैं। अब आदमी को ये शुरू में पता चले तो लाइफ कैसी हो। अच्छा, तो चौथा डोमेन जो है वो ये कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। दो तरीके हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ है और एक गो विद द फ्लो वे ऑफ लाइफ है। जो लोग ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारते हैं उनके अंदर अल्लाह ने एक इंस्टिंक्ट रखी है, क्योंकि ये फितरत है, तो एक इंस्टिंक्ट होती है कि मैं अपनी इर्द गिर्द दुनिया को ऑर्गेनाइज कर दूं। ये उनके अंदर की एक तलब होती है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। और एक आधी दुनिया जो है उसके अंदर ये तलब होती है कि मैं दुनिया के मसले हल करूं, दुनिया के मसलों को समझूं और उसको हल करने की कोशिश करो। हाँ। तो जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं वो फ्लेक्सिबल वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो प्लान्ड वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं। यू आर अ फ्लेक्सिबल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजर? मैं फ्लेक्सिबल। तो ISTP, ये 4 लेटर्स बस चाहिए। एक्सेप्शनल टाइप है आपकी। ठीक है। ISTP वेरी एक्सेप्शनल। अच्छा। हाँ, ISTP वेरी लॉजिकल, और ये इनको स्कल्पचर भी कहते हैं सर। अच्छा सर। दे आर एक्सीलेंट विद देयर हैंड, दे लव टू यूज, यानी ये इतने माइक्रो लेवल पे चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, और ये बहुत तजुर्बे करते हैं लाइफ में। इसलिए करते हैं कि इनको यानी इनको जैसे 6 सिग्मा एक सिस्टम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, ये नेचुरल 6 सिग्मा एक्सपर्ट है। अच्छा सर। हाँ, ये किसी भी सिस्टम में जाते हैं उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। अच्छा सर। उसको उसकी एफिशिएंसी को बेस्ट कर देते हैं, मगर ये ISTP ज्यादातर मर्द होते हैं। अच्छा। अच्छा सर। हाँ, टी लोग ज्यादातर मर्द होते हैं, खवातीन बहुत कम होती हैं, तो ये बहुत कीमती होती हैं। तो इनको अपने बारे में पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ने उनको क्या टैलेंट दिया है, क्योंकि ये लॉजिकल हैं, तो बिजनेस वर्ल्ड में इनकी बहुत कदर है। अच्छा सर। हाँ, ये मतलब अब मुझे इस तरफ भी जाना चाहिए, कामयाबी की अगर एक और सीढ़ी चढ़नी है तो मुझे बिजनेस में भी थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन आपका की टैलेंट है। लेकिन मैं शाह साहब आपसे जानना चाहूंगी, कामयाबी को बहुत सारे लोग हैं खुद शनासी के साथ उसका ताल्लुक कहते हैं कि इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। किस तरह कामयाबी का और खुद शनासी का जो ताल्लुक गहरा है? जितने दुनिया के कामयाब या नामवर लोग हैं, हाँ जी, यानी कामयाबी को नामवरी के साथ इस वक्त जोड़ देते हैं कि जी आप मदद करने में ईदी साहब जैसा नाम नहीं मिलेगा आपको, शायरी में गालिब जैसा नाम नहीं मिलेगा आपको, आप कवाली में आएंगे तो नुसरत फतेह अली खान साहब आपको मिल जाएंगे, आप इनोवेशन जिद्दत और आसानी पैदा करने में आएंगे, स्टीव जॉब्स का नाम आ जाएगा। ये दुनिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, कुदरत का निजाम ऐसा खूबसूरत है, कुदरत इनको ऐसा माहौल दे देती है कि जो इनकी टाइप है वो नर्चर हो जाती है। यानी वो माहौल का साजगार, माहौल का मिल जाना, जैसे मैं लोग कहते हैं जी बड़ा अच्छा समझा लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, अल्लाह ने मौके ऐसे दे दिए कि पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी के 24 साल गुजर गए। अगर वो मौके ना मिलते तो ये पॉलिश ना होते, हम बात ना कर सकते, समझा ना सकते, ये वीडियोस वायरल ना होती। सो नर्चर का बंदोबस्त कुदरत खुद ही कर देती है, हमें सिर्फ ध्यान देना होता है कि ये तो मौका है। हम जिंदगी के कितने चैलेंज जिन पे हम गिला कर रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं था, वो एन अपॉर्चुनिटी होती है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है लर्न करने की, सीखने की। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके चैलेंज का साइज ये है, हाँ जी, और आपका साइज उससे छोटा है ये, ठीक है, आप इस चैलेंज से गुजरेंगे तो न्यू यू बनेगा जो चैलेंज से बड़ा होगा। न्यू यू बनाने के लिए, पहले वाले यू को बड़ा यू करने के लिए उस चैलेंज में से गुजरना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो जिंदगी के कितने, अब देखिए इसमें डॉक्टर साहब के जुमले को मैं दोहराता हूं जो मैंने कभी सुना हुआ है, टाइम थोड़ा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए नर्चर कैसे होता है, दुनिया के सारे बाप बच्चे को खिलौना देते हैं और कहते हैं तोड़ना नहीं है, ऐसे ही है। हाँ जी, स्टीव जॉब्स का बाप खिलौना तोड़ के देता है और कहता है जोड़ के दिखाओ। दुनिया की सारी माएं अपने बच्चे को कहती हैं बेटा ये टिफिन है, पूरा खाना है। हाँ। और ईदी साहब की मां 2 आने देके कहती बेटा एक खाना एक बांटना है। यानी नर्चर उसके मुताबिक होने लग पड़ा। जब आपका नर्चर होता है उस नेचर के मुताबिक, उस टाइप के मुताबिक, आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, आप पॉलिश होने लग पड़ते हैं। यानी एक वर्ड है सिंगिंग में रियाज,
हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिस। जी। आपकी प्रैक्टिस वो होने लग पड़ी जिस चीज के लिए आप बने थे। अगर आप जिस चीज के लिए बने उसी की प्रैक्टिस का मौका आपको मिल गया। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है उसकी जो जॉब थी ना जी, वो पर्दा उठाने और गिराने की थी स्टेज पे। वो कहता है जी मुझे इतना बड़ा ड्रामा निगार बनाने में ये रोल था, छोटी सी जॉब जिसमें सिर्फ पर्दा उठाना है और पर्दा गिराना है, क्योंकि अटेंटिव रहना पड़ता था। उस अटेंटिव रहने की वजह से, बड़े मुतवज्जा रहने की वजह से वो रेडी रहता था और हर कैरेक्टर को गौर से देखता था। तो कहीं ना कहीं उस नेचर पे नर्चर हो रही थी और उस नर्चरिंग की वजह से दुनिया में उसने 32 ड्रामे लिखे जी। और कहा जाता है, लिटरेचर के लोग कहते हैं कि दुनिया का कोई कैरेक्टर उसने मिस नहीं किया, हर कैरेक्टर उसमें उसने लिख दिया। ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और नर्चर करना चाहिए खुद को भी, और जो आपके इर्द गिर्द की जो चीजें होती है वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही होती है, वो भी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती है। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, हम किसी ना किसी तबके से ताल्लुक रखते हैं, किसी ना किसी ग्रुप से ताल्लुक रख रहे होते हैं, हमारे आसपास सोसाइटी भी हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर रही होती है, क्या उनकी चीजें भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, हमारी खूबियों में, हमारी नाकामियों में उनका भी एक अमल दखल होता है? नहीं देखिए, अमल दखल तो हर माहौल का होता है। कहते हैं अल्लाह ने कहा कि आप अतर के पास, अतार के पास जाओ, अतर लो न लो, आपके पास खुशबू तो आपको मिली जाएगी। और अगर आप किसी गलत जगह जाएं तो आप गलत काम ना भी करें तो कुछ ना कुछ असर आता है। तो बिल्कुल माहौल पे असर आ रहा होता है, लेकिन ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तो यही एडवोकेसी करता हूँ कि ये अपनी डेवलपमेंट, इट्स अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही है, ये आप किसी पे नहीं डालें, किसी पे भरोसा नहीं करें। आपको अपने, क्योंकि हर एक को तो सर जैसा उस्ताद नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। हाँ, अल्लाह करे मिले, लेकिन जिसको ना मिले वो क्या करे। तो आप बुरे माहौल से बचें। आपने अपने आप को बचाना है कि क्या चीज आपके लिए पॉजिटिव है, क्या चीज आपके लिए नेगेटिव है। और नेगेटिव से बचना तो आजकल बहुत जरूरी है। ये नहीं हर चीज आ रही है जरूरी भी है, लेकिन मुश्किल भी होता जा रहा है। नहीं, आपके लिए सर्वाइविंग है। अच्छा। लाइफ आपको नेगेटिविटी रोकनी है अपने से, अपनों से, अपने लिए और अपनों के लिए रोकें, वरना वो आपकी पॉजिटिविटी कम करती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। आपको उस मुश्किल को आसान करना आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इस चीज को नहीं रोकेंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। बिल्कुल बीमार हो जाएंगे आप, बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। और जिसने बीमार किया उसको पता भी नहीं चलेगा वो क्या आपके साथ वो करके क्या गया। नेगेटिविटी को रोकना, हम समझते हैं कि अपने हैं या हमारे करीब हैं, भाई उनको आप मशवरा करें अपने बड़ों से कि भाई ये कभी कभी अपने ही नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, तो ये दुआ करें अल्लाह से। हाँ, उसकी भी दुआ करें, अल्लाह इनके दिल में नरमी डाल दे। बेशक बच्चे। शाह साहब आपसे जानना चाहूंगी कि हम लोग ये बहुत अपने आप को बेशक ना जानते, हम दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हम ये कहेंगे मैं फलां को बड़ा अच्छा तरीके से जानता हूँ, अपने आप को चाहे जानते ना हो। ये जो तरीका है ये दुरुस्त है? हम क्या वाकई दूसरों को इतना अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं? अच्छा देखिए, इस समाज में जैसे तेजी के साथ ये अपनी कदरें खो रहा है, नीचे जा रहा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, गुर्बत है, महंगाई है, दुख है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। इस माशरे में जजमेंटल होना बढ़ गया और ये बड़ा गहरा ताल्लुक है। नफ्सियात भी ये बताती है कि जब आप बिल्कुल एक टनल में चले जाते हैं और आप कुएं के मेंढक बने होते हैं, तो फिर आप तराजू लेके हर चीज के बारे में कोई राय और हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तंज बढ़ गया, मीम्स बढ़ गई हैं, मुझे भी फेस करनी पड़ती है समटाइम डॉक्टर साहब, और मजाक बढ़ गया है, किसी को बुरा भला कहना बढ़ गया है, किसी पे इल्जाम लगाना बढ़ गया है, किसी खबर को बगैर तहकीक के आगे फैला देना ये बढ़ गया है। अच्छा, अब ये जो जजमेंटल होना है, हाँ जी, ये साइन है कि आपने अपने आप को नहीं जाना। खुद को जानने वाले को तो वक्त ही नहीं मिलता दूसरे के ऊपर को कमेंट करने का। वो तो अपने, वो बानो कुदसिया साहिबा फरमाती थी कि जो दरवेश होता है, नेक इंसान, वो अपने चुभने वाले कोनों को मुलायम करता। रूमी का कुल सबक ये था, किसी दरवेश ने कहा कि ये जो हम बैठे होते हैं ना कूनी ऐसे करके, सिर्फ यूं करना ये दरवेशी है, यार किसी को चुभे ना। क्या बात है, हम तो मस्जिदों में नमाज में सजदे में दूसरे को कूनी मारते हैं। ऐसी है, उसके जो है ना जी, वो रिब्स में जा रही होती है हमारी कूनियां, हमारी नमाज दूसरे को कोफत दे रही होती है। अब देखिए, दीन तो कहता है कि आप प्याज खा के मस्जिद में नहीं जा सकते, ताकि आप एक जो इतना खूबसूरत काम, बंदगी का इजहार का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज, वो परफॉर्म करने जा रहे हैं तो साथ वाले को स्मेल ना आए। अगर उसको बदबू आएगी उसकी नमाज की कैफियत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहां देखिए, इस माशरे में जजमेंटल होना शदीद बढ़ गया, मजहबी हवाले से, इलाकाई हवाले से, जुबान का तासुब, पोलराइज्ड हो गए हैं। मैं तो कहता हूं फिरके छोड़े फिरकिये बन चुकी
वो फिरकियां जो है ना, हर बंदा कह रहा है जी जो मैं जानता हूं, और लोग इस हद तक तासुब है उनके ऐसे ही अंदर, वो हर चीज के बारे में ना कोई पहले से जुमला बना के और जहन बना के और बैठे फर्म होंगे। बिलीव होता है उनका उनको यकीन उसके होता है ऊपर। जो वो सोच रहे हैं हाँ। वो बिल्कुल ठीक है। ये नफ्सियाती एक हालत है ना जी। हम इस प्रोग्राम में आने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि बड़े बड़े लोग जो हमें टीवी पे भी नजर आते हैं ना, वो ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं है। अच्छा। यार देखिए ना, अगर एक बंदा सही हर बात। वक्त मनफी बात कर रहा है, हाँ। एक साहब चंद दिन पहले तकरीर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खाल उतर चुकी है, गोश्त खाया जा चुका है और ड्रिल करके मिक निकाली जा रही है, ये जुमला कहने के लिए ज़हनी तौर पे बीमार शख्स चाहिए, सेहतमंद शख्स ये नहीं कह सकता। एक दफा वो तकरीर करते हुए कह रहे कि पूरी कौम पे दही फेंक के कुत्ते छोड़ देने चाहिए और उन कुत्तों अच्छा। के नाखून होने चाहिए। इसका मतलब है वो कोई मरीज है, उसको कोई दवाई खानी चाहिए। ऐसे है। कैरेक्टर्स जो हमें नजर आते हैं, जो मनफियत फैला रहे हैं, जो हर वक्त मनफी बात कर रहे हैं, और फिर सितम और जुल्म ये हुआ, ये मनफियत फैलाने का सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे कोई वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि यार ये तो थंबने लगा रहे हो, ये तो जुमला बना रहे हो, खुदा का खौफ खाओ यार। लेकिन ये क्या कर रहे हो? शाह साहब, जो खुद के अंदर जो मैं है एक मेरी, मतलब मैं अपने आप को तलाश करूं, लेकिन वो उस मैं को कैसे मारूं, वो किस तरह मरेगी? देखिए वो एक ना हमारी जो सेल्फ है उसकी पॉजिटिव साइड तो है स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसी जुबान में, डॉक्टर साहब की जुबान में, जो हमारी वीकनेस है उसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। अच्छा। एक मैं उसको और आसान कर देता हूं, एक हमारी स्ट्रेंथ साइड है, एक हमारी वीक साइड, बिल्कुल। ताकतवर और बिल्कुल। कमजोर। बिल्कुल। अब होता यह है कि ये जो कमजोर है या हमारी कमजोरी है, उसमें एक बड़ी कमजोरी ईगो है। ईगो का मतलब यह है कि जो आप समझ बैठे हैं वो आप है नहीं। अपने बारे में एक अनहेल्दी बिलीव का नाम है ईगो। सही। अच्छा, ईगो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जी। दुनिया की हर खानका में झाड़ू फिरवाने का काम होता है, सर्व करने का काम होता है, दूसरों की जूतियां ठीक करो, सीधी करो, इसका काम होता है। क्यों? ईगो खत्म हो जाए। अच्छा, हमारा जो दीन है इस्लाम, मुकम्मल ईगो खत्म करने के लिए कैसे? इस्लाम में पहल करें। हाँ जी। यार जो सलाम में पहल करेगा उसकी ईगो खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा, फिर खाना खाते हुए दूसरे को पहले पेश कर दें, ईगो खत्म हो जाएगी। मेहमान को रिसीव करें, बाहर तक छोड़ के आए, हाँ। ईगो खत्म हो जाएगी। सजदा क्या है? ईगो खत्म हो जाएगी। रुकू क्या है? ईगो खत्म हो जाएगी। हाँ। हाथ बांध के खड़े हैं, क्या है? ईगो खत्म हो जाएगी। हज में 7 चक्कर लगाना, 7 चक्कर लगाने तवाफ करने वाले की क्या ईगो? सर के बाल मुंडा लेने, टिंड करने वाले की क्या ईगो? एक जैसे कपड़े पहन के तवाफ करने वाले की क्या ईगो? बिल्कुल। यानी ऐसे ही। मुकम्मल हाँ। दीन जो है वो क्या है? वो ईगो खत्म करने के लिए। बदकिस्मती ये है मेरी बहन कि कुछ लोग नमाजें भी पढ़े होते हैं, इबादतें भी कर रहे होते हैं, अलहाज भी हो जाते हैं, ईगो खत्म नहीं होती। ईगो खत्म नहीं होती। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ये जो ही है। जिनकी हाँ। ईगो खत्म नहीं ना हाँ। होती, फिर प्रॉब्लम यह है कि वो फिर अपने लिए भी मसला है और दूसरों के लिए भी मसला दूसरों है। के लिए भी। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों की शख्सियात को, पर्सनालिटी को आप किस तरह देखते हैं, जिनके अंदर ईगो खत्म ही नहीं होती है, जो चाहे मर्जी कर लें वो लोग? नहीं, देखिए ये बीमारी है ईगो। अगर अच्छा। किसी, देखिए दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते। दुनिया को चेंज करना, पहले तो आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसे लोग, पहले तो इनकी पहचान पैदा करें ना। जब आप रोशनी सीखते हैं तो अंधेरे को भी पहचानें और फिर अंधेरे से अपने आप को बचाएं। और जो लोग, अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर कोई नेगेटिव है आपको कर रहा है किसी भी तरह से, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है, टीवी के थ्रू कर रहा है, फैमिली के थ्रू कर रहा है, यू हैव टू स्टॉप इट। उसका असर देखें, ये अगला स्टेप है कि आप अपने आप को बेहतर करके आप माशरे को बेहतर करने की नीयत करें। वो करें, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसको रोकें, लेकिन अपने आप को बचाएं। ये मिनिमम लेवल है हमारे लिए कि आप उन नेगेटिव लोगों को सही मत जाने। इंसान नेगेटिविटी से बेहतर नहीं होते, इंसान तनकीद से इंप्रूव नहीं होता। बिल्कुल। तनकीद हाँ। मशीनों के लिए हाँ। होती है। इंसान को जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे उसमें बेहतरी नहीं आएगी। तो अगर कोई आप पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपको नेगेटिव कर रहा है, आपको मायूस कर रहा है, तो ऐसे लोगों से बचना, किनारा कशी कर ले। बिल्कुल किनारा कशी करें और पॉजिटिव लोग लाएं। देखिए दुनिया में लोग बहुत हैं, टाइम आपके पास कम है। दुनिया में मिलने के लिए लोग बहुत हैं, तो हम अपना अक्सर टाइम उन नेगेटिव लोगों के साथ जाया कर देते हैं। exactly, हम समझते हैं शायद पॉजिटिव लोग हैं ही नहीं। आप थोड़ा सा तलाश करें, आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, मगर उसके लिए आपको उन लोगों को नो करना पड़ेगा। नहीं यार, हमारा आपका गुजारा नहीं, तो अल्लाह पॉजिटिव लोग देंगे आप। तो हम नेगेटिव लोग तो मार देते हैं। तभी तो हम पाकिस्तान में अक्सर, आपने सुना होगा, यहाँ मशहूर होने के लिए मरना पड़ता है। यहाँ मरने के बाद लोग सही बात कह दी आपने वैसे। हाँ। तो ये बहुत हमें पहचानना है कि भाई गलत आदमी को गलत कहें। भाई मैंने एक सिंपल सी बात की एक दोस्त से, मैंने कहा यार मुझे मलेशिया में ट्रेनिंग्स करनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कहने लगे आपको यहाँ के ट्रेनिंग का इम्तिहान देना पड़ेगा। आप भले आलिम हो, फाजिल हो,
आप मलेशिया का जब तक इम्तिहान पास नहीं करेंगे वहां ट्रेनर बन ही नहीं सकते। सही। यानी रेगुलेशंस हैं। हमारे मुल्क में रेगुलेशन ही नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहे हैं। यानी आप दुबई जाएं तो आप बिल्ली को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल ऐसे किसी ही है, बच्चे को छू नहीं सकते, आप किसी की तस्वीर नहीं खींच सकते। ये रेगुलेशन माशरे में पॉजिटिविटी बचाने और फैलाने के लिए कायम की जाती है, ये रेगुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है हमारे यहाँ। हमें अगर जो लोग भी इन्फ्लुएंशियल हैं उनको चाहिए कि वो ऐसी रेगुलेशंस बनाएं कि नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और पॉजिटिविटी हम लोग फैलाते जाएं। शाह साहब जाते जाते क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट क्या? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, कहा जाता है कि जो अंधेरा है ना, हाँ जी, वो रोशनी के ना होने का नाम है। ठीक है। आप अपनी जिंदगी में रोशनी बढ़ा दीजिए, मोहब्बत बढ़ा दीजिए, खैर बढ़ा दीजिए, एहतराम बढ़ा दीजिए, मनफी चीजें खुद ही चली जाएंगी। सिर्फ हमें रोशन होना है। कोई रोशन नहीं मिल रहा, आप रोशन हो जाइए, आप दिया बन जाइए, बड़ों की जिंदगी में रोशनी आ जाए। बेशक ऐसे ही है। आप अगर किसी के लिए दिया बन जाते, रोशन बन जाते, तो आपके तवज्जुह से ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो रोशन हो जाएंगी। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ उस्ताद, और डॉक्टर कमरुल हसन माहिर शख्सियात हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, शाह साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप दोनों अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ बात की है। यहाँ पर जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे शहरी लाहौर में होने वाली गैर अलानिया लोड शेडिंग की। तो लाहौर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है और जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे लोड शेडिंग में भी इजाफा होगा। कारोबार और मार्केटों की जल्द बंदिश के कानून पर अमल दरामद तो शुरू करवा दिया गया, लेकिन लोड शेडिंग है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो ताजर बरादरी ने इस पॉलिसी को मानने से साफ इनकार किया, लेकिन बाद में रियासत के मफाद की खातिर उन्होंने जनाब इस पॉलिसी पर अमल भी कर लिया। होना तो ये चाहिए था उसके बाद कि अगर हुकूमत ने कोई पॉलिसी तरतीब दी है तो उसका फायदा हमें नजर आना चाहिए था और गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म ना हो सकती, लेकिन कुछ थोड़ी तो उसमें कमी आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसके बरक्स हो रहा है कि लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। बात अगर की जाए गर्मी की तो जनाब गर्मी और हब्स के मौसम ने सांस लेना तक हमारा दुश्वार किए रखा है और लेस्को की जानिब से क्यों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है अभी भी, और इस लोड शेडिंग के जिनको काबू में लाने के लिए लेस्को की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और शहरी लाहौर में किन किन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, कौन कौन से इलाकों में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज फहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुनीबा आपका। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और लाहौरियों की तरफ बाकी भी लाहौरी जो हमें देख रहे हैं ना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग इतनी बढ़ती जा रही है। एक तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौसम में शिद्दत आती जा रही है। आज बतदरीज जो है मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ है, वो अल्लाह ताला ने करम कर दिया हमारे ऊपर कि हवाएं चलना रात से शुरू हो गई है। मौसम की तब्दीली तो हम सह सकते हैं कि चलो गर्मी पड़ रही है, कुदरती एक वो निजाम है अल्लाह का, लेकिन ये जो लोड शेडिंग और वो भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, इसका क्या हल है? इसको कौन पूछने वाला है? कहाँ लोड शेडिंग हो रही है? अच्छा, लोड शेडिंग नहीं हो रही? आप लाहौर नहीं रहते? ये लेस्को का जवाब है। अच्छा ठीक है। कहाँ लोड शेडिंग हो रही है? हम तो 3.5 घंटे वो कहते हैं जी हम कर रहे हैं। अच्छा, मगर अमली तौर पर ये देखा जाए तो लोगों की इस वक्त बुरी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, हाँ जी। लाहौर का जिस भी इलाके में आप चले जाएं वहां पर आपको नजर आएगा जी ट्रांसफार्मर जला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तार टूटी हुई है, ये मामला हुआ है। बेसिकली जो मेन मसला है वो लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मौसम सरमा में ये एक रूटीन चलती आ रही है कि जैसे ही मौसम सरमा आता है अच्छा, तो मौसम सरमा में शट डाउन ली जाती हैं। आपको पता होगा आपके घर में भी जो है वो सारा दिन लाइट एक दिन नहीं आती होगी। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, वीकली एक दिन के लिए वो जो लाइट बंद करते हैं और उसमें वो LT प्रपोजल मुकम्मल करते हैं और उसके साथ साथ जितने भी ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं उन्हें तब्दील किया जाता है, ट्री ट्रिमिंग की जाती है, ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया जाता है और लाइन को रिपेयर किया जाता है। यानी कि मुरम्मती काम सारे किए जाते हैं ताकि मौसम गर्मा में इन चीज़ों से मसाइल पैदा ना हो। मगर ये गुज़िश्ता जो दौर गुजरा है, पूरा 1 साल गुजरा है और उसमें इनकी जानिब से ये मौसम सरमा में ये शटडाउनें तो ली गई हैं,
मगर इसमें किया क्या गया है, सिर्फ ट्री ट्रिमिंग की गई है और उसके अलावा कोई सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया। अच्छा। इस वक्त अगर ऑपरेशनल स्टाफ की बात की जाए तो फील्ड अफसरान की बात की जाए, वो बेचारे रोते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है तो हम ट्रांसफार्मर कैसे चेंज करें। एक लाइन सुपरिटेंडेंट जो है वो शो कॉज से बचने के लिए, सिर्फ एक शो कॉज से बचने के लिए कई ट्रांसफार्मर जो है वो जेब से रिपेयर करवाता है और फिर करप्शन भी होती है। बेसिकली सूरत एक तो आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा इस दफा जो है वो आई है और हब्बस तो इतनी है 2-3 दिन से कि सांस लेना जो है ना वो मुहाल हो गया। और इस गर्मी में लोड जो लेस्को की तलब है वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 5850 मेगावाट गुज़िश्ता रोज लेस्को की तलब थी। अच्छा, बिजली की तलब थी। ठीक है जी। और एनपीसीसी की जानिब से नेशनल कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो लेस्को को बिजली फ्राहम की गई वो 4850 मेगावाट थी, यानी कि 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। जिसका मतलब है शॉर्टफॉल का जितना शॉर्टफॉल था इसका मतलब है कि 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए फोर्स लोड शेडिंग। अब होता क्या है, जैसे सिस्टम पे लोड बढ़ता है तो आरसीसी की जानिब से, रीजनल कंट्रोल सेंटर की जानिब से पूरे ग्रिड स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। वो 20 ग्रिड स्टेशन, एक यानी कि फर्ज करें एक 220 केवी लाइन को बंद कर देते हैं वो, कि 220 केवी का सिस्टम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, पूरे सिस्टम को बंद कर दे। अच्छा। यानी कि पीछे सिस्टम 550 की जो है वो फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, वो सारे सिस्टम को बंद कर देते हैं ताकि सिस्टम बेहतर हो जाए। अच्छा, वो जबरी लोड शेडिंग उसको कहते हैं, फोर्स लोड शेडिंग। अच्छा, वो पता नहीं है किसी को कब आनी है कब जानी है, वो आरसीसी को ही पता है, उन्हीं की जाने से बंद की जाती है। अच्छा, एक तरफ शेड्यूल लोड शेडिंग जो 3.5 घंटे की दी हुई है, एक तरफ जो है वो गैर एलानी है कि 3.5 घंटे 3.5 घंटे का शेड्यूल है अभी तक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और लेस्को में जो पहली बात किया, लेस्को यही क्लेम करता कहाँ लोड शेडिंग हो रही है, तो 3.5 घंटे हो रही है। ठीक। अच्छा जी। उसके बाद यानी कि वो समझते हैं कि हम जंगलों में रहते हैं, हमें पता नहीं है, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमें सारा ही पता है, सारा सिस्टम हमारे सामने है। रह रहे होते हैं, वो भी इसी शहर में रह रहे होते हैं, उनको भी पता है कि लोड शेडिंग हो रही है, मगर मानना किसने है, यहाँ पर सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी बात जो एक गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तीसरी बात जबरी लोड शेडिंग हो रही है। ये 3 तो लोड शेडिंग की इकसाम है जो हो रही है इस वक्त। ठीक है। और चौथी जो सबसे बड़ा मसला सार्फिन को पेश है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां हैं। जैसे अब किसी भी इलाके में फोर्स लोड शेडिंग हुई, 2 घंटे बिजली बंद रही, उसके बाद फौरन बिजली आई और लोगों ने हर चीज चला ली, पंखे चल गए, फ्रिज चल गए। अब वो क्या होता है, जंपर उतर गए ट्रांसफार्मर्स के और ट्रांसफार्मर जल गए। डेटा के मुताबिक तो बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर्स है वो जल चुके हैं। हाँ जी, ये तो बहुत कम है, ये तो सिर्फ चंद सब डिवीजन के 200 से कम 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर हो गए। तो रोजाना की ये वो ट्रांसफार्मर हैं जो रिकॉर्ड पे हैं, जो लेस्को से ले लिए गए हैं। वो ट्रांसफार्मर जो एलएस खुद रिपेयर करवाता है प्राइवेट निजी अदारों मैकेनिकों से, उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। वो तो रोजाना की बुनियाद पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, क्योंकि लोड इस कदर ज्यादा है, ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं हुए। और जो ट्रांसफार्मर रिपेयर होता है उसमें से क्या करते हैं वो जो है वो तांबे की कॉइल्स निकाल के उसमें एल्यूमिनियम की कॉइल्स डाल देते हैं, सिल्वर की कॉइल्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो इतना जो है वो उसमें कैपेसिटी नहीं रहती, जो काम नहीं कर पाता, जल जाता है जल्दी। हाँ जी, अगर 200 केवीए का ट्रांसफार्मर निजी मैकेनिक रिपेयर करता है तो उसमें उसकी कैपेसिटी 150 रह जाती है। ओके। तो मगर उस पर लोड 200 चलना, वो अगले दिन फिर जल जाता है। ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त। ट्रांसफार्मर जो है वो है नहीं। अच्छा। और सामान जो है वो अब एक ट्रांसफार्मर तब्दील करने के लिए एक क्रेन की जरूरत पड़ती है, क्रेन लानी पड़ती है। अब वो क्रेन के लिए 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि क्रेन किसी और सब डिवीजन में काम कर रही है, वहां से करके आएगी फिर आएगी। हाँ। लेकिन मैं फहद ये जानना चाहूंगी, अभी लाहौर के कौन कौन से शहरों में जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, लाहौर में हर जगह पे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, और खास तौर पर गुंजानाबाद इलाकों में और मुजाफाती जो इलाके हैं जिनमें जल्लो, बागबानपुरा, हरबंसपुरा। अब कल देखें फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन का एक जो है वो लाइन ब्रस्ट कर गई ग्रिड स्टेशन से, और वो इलाका जो है वो एक खराबी थी ये वाली, और वो इलाका रात 12 बजे से अगले दिन शाम 4 बजे तक बिल्कुल बिजली से महरूम रहा। और रात को 9 बजे 10 बजे भी लोगों की कंप्लेंट्स आती रही हैं, यार कि हमारी एक लाइन की लाइट नहीं आ रही, एक गली की लाइट नहीं आ रही। तो यही सिचुएशन चल रही है। गो के लेस्को ने कल 3 अफसरान को मुअत्तल किया। अच्छा। एक्सियन जो है वो मुगलपुरा, एसडीओ आमिर टाउन और आरी जो है वो फतेहगढ़, इन तीनों को मुअत्तल कर दिया गया।
मगर ये कोई हल नहीं था। हल ये है कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। अच्छा। देखिए, जब तक अगर पिछले दौर में एक दो साल में देखा जाए, इससे पिछले साल देखा जाए, तो हर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा मिले होते थे। अच्छा। वो जहां पे भी ट्रांसफार्मर खराब होता था उसको अपग्रेड करवा देते थे या उसको नया ट्रांसफार्मर जारी कर देते थे। अब क्या सिस्टम है, अब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है वो रोते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर ही नहीं है। अब एक ट्रांसफार्मर के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या प्रोसेस क्या उसको लेने का, अब वो एक लाइन सुपरिटेंडेंट एसडीओ को कहता है कि जी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, एसडीओ एक्शन को कहता है, एक्शन एससी को कहता है। अच्छा। एससी फिर जो है वो उसका क्या नाम है हेडक्वार्टर में जाता है कि जी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ट्रांसफार्मर एलोकेट करें। वहां से फिर वापस आना है लाइन सुपरिटेंडेंट के पास, लाइन सुपरिटेंडेंट ने फिर एक्सीएन के पास जाना है, एसडीओ। ये लंबा प्रोसेस है। उसके बाद स्टोर से ट्रांसफार्मर लाना है। यानी कि इतना लंबा प्रोसेस है कि एक अफसर 5 मिनट के लिए मिस हो गया तो फिर 10 घंटे लग जाएंगे आपको ट्रांसफार्मर, नया ट्रांसफार्मर मिलते मिलते। तो ये सिचुएशन है। एक तो सिस्टम को बेहतरी जानी चाहिए और जो है वो आसानियां दे ना लोगों को, आसानियां लेके हुकूमत लेकर आई तो थी आसानियां कि बंदिश की जाएगी मार्केटों में और औकात कार कम किए जाएंगे तो बिजली की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉलिसी जो लाई गई। इससे कोई नहीं फर्क पड़ा। इससे सूरत हाल है कि अगर एग्रीगेट निकाला जाए, हिसाब लगाया जाए तो 300 मेगावाट बिजली की बचत होती है ये सिस्टम से। तो रात के टाइम जब मार्केटें, बाजार और बड़े बड़े प्लाजे चलते थे तो उस वक्त 300 मेगावाट बिजली की ज्यादा कंजप्शन होती थी। अब कम से कम 250 से 300 मेगावाट बिजली बचती है। अच्छा। मगर इसके बावजूद ये सूरत हाल है कि शहर में 7 से 8 घंटे की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया अगर ये पॉलिसी पे अमल दरामद भी हो रहा है, कारोबार भी लोगों के मुतासिर हो रहे हैं जल्द बंद होने की वजह से, तो फिर भी अगर इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन, संडे को देखें, संडे वाले पूरी चीजें बंद, सारा कुछ बंद होगा। और रात को 9 बजे के बाद जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और इस कदर बुरी लोड शेडिंग हुई है कि आप जो है वो लोग परेशान हो गए। आरसीसी की जानिब से 2 ग्रिड बंद कर दिए गए। हाँ जी। 220 केवी। उसके बाद मुतअद्दिद लेस्को के ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए 132 केवी। अच्छा, वो 2.5 घंटे तक बंद रहे। उसके बाद फिर बिजली आई, फिर थोड़ी देर के बाद चलेगी, फिर बिजली आई, 10 मिनट के बाद फिर चलेगी। यानी कि सारी रात यही सिस्टम चलता रहा। तो उस सारा दिन बंद करने का क्या फायदा निकला अगर आपने रात को उसी तरह जो है वो परेशान करना है लोगों को। अच्छा, लोग अब ना ज़हनी तौर पर वो चिड़चिड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे है, गर्मी इतनी है, ऊपर से लोड शेडिंग होती रहेगी, कारोबार नहीं चलेगा, कुछ और आप जिंदगी में कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर? लोग चिड़चिड़े होंगे, चिड़चिड़े होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, छोटी छोटी बात पे जो है ना वो लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहे हैं इस लोड शेडिंग की वजह से। ये एक लोड शेडिंग सिर्फ लोड शेडिंग ही नहीं है, ये लोगों की जो है ना वो ज़हनी हालत पे भी असरअंदाज होती है कि सारा दिन उन्होंने काम करना है, रात को उनको नींद नहीं आनी, बिजली बार बार जानी है, तो ना नींद पूरी होनी है, ना उन्होंने सही तरह दुरुस्त तरीके से काम करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो गए हैं। मगर ये हमारे इदारों को कुछ समझ नहीं आती, इनकी समझ नहीं आती कि ये क्या करना चाह रहे हैं गरीब अवाम के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फैसिलिटेशन सिस्टम एक उन्होंने बनाया था, वो आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले एक सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से इनको हिदायत मिली थी। अच्छा, वो भी सिर्फ कागजी है। अच्छा, वो किसी बंदे को कोई नंबर नहीं, सिर्फ नंबर उनसे लेके चले गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। उसके बाद किसी की तरफ से अब जिसको वो फोन करते हैं, जो फैसिलिटेटर है, जी। लोग उसको फोन करते हैं तो कहता है यार आइंदा के बाद मुझे फोन ना करना भाई। अच्छा, ये लोगों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया और वही फोन कर रहा है और वो उठा के कह रहा है मुझे आइंदा के बाद फोन ना करना। फोन नहीं करना, आप कंप्लेंट सेंटर पे फोन करें। अच्छा, यानी कि ये सिचुएशन चल रही। कल अभी मुझे एक दोस्त का फोन आया, वो कहता है यार मैंने मुझसे नंबर लेके गए थे तो मैंने फोन किया उनको, तो कहते भाई मुझे ना फोन करना, मैं घर पे हूँ, आप जो है ना वो उधर फोन करें। ठीक है। यानी कि ये सिचुएशन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं इसमें आपको बताता हूँ, लेस्को की 201 सब डिवीजन है पूरे लेस्को की। अच्छा, अगर लाहौर की बात की जाए तो 126 सब डिवीजन। ठीक है। 126 सब डिवीजन में जो कंप्लेंट पर लाइनमैन है ना वो एक है, एक होता है। यानी कि हर सब डिवीजन में एक टाइम पे 8 घंटे की ड्यूटी है और 8 घंटे में सिर्फ एक लाइनमैन कंप्लेंट पे होगा। एक लाइनमैन, एक लाइन सुपरिटेंडेंट और ALM भी एक ही होता है। अच्छा, अगर आपके इलाके की 5 जो है वो ट्रांसफार्मर जल गए, सही, तो वो उस एक लाइनमैन ने रिपेयर करवाने हैं, उस एक लाइनमैन ने ही तब्दील करवाने हैं। अब वो पहले का करवाएगा, क्रेन का वेट करेगा, फिर दूसरी की तरफ जाएगा, फिर तीसरी की तरफ जाएगा, फिर चौथे, और जब 5वें की तरफ पहुंचेगा ना तो उस वक्त 10 घंटे 8 घंटे गुजर चुके होंगे, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, उस बेचारे का खुद जो है बत्ती गुल हो गई होगी, बत्ती गुल हो गई, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो काम कर सके। बिल्कुल ऐसे यानी कि ये सिचुएशन है। और फिर वो जब 5वां ठीक करेगा तो पिछला वाला फिर खराब हुआ होगा, यानी कि कोई और खराब हुआ होगा,
तो ये सिस्टम जो है देखिए, कम अज कम कंप्लेंट पर 2 से 3 लाइनमैन हो तो फिर एक सब मैन पावर की कमी है, वसाइल की कमी है, 20 से 25 हजार कंज्यूमर है एक सब डिवीजन का, और उसको कैटर करने के लिए सिर्फ एक लाइनमैन एक वक्त में, यानी कि 8 घंटे के लिए सिर्फ एक लाइनमैन कंप्लेंट का, जिसने कंप्लेंट्स जो है ना वो रिजॉल्व करनी है जी। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर मिनिमम भी कंप्लेंट्स होती हैं एक टाइम में 8 घंटे में, जितनी बिजली जितनी जो है वो इस वक्त गर्मी है, तो मिनिमम अगर 10 कंप्लेंट्स भी हों मिनिमम, तो वो एक लाइनमैन नहीं करनी है उस वक्त में। अब जाहिर सी बात है उसको एक करके दूसरे पे जाना, दूसरे पे तीसरे, तीसरे चौथे, और वो जब 10वें में पहुंचना तो 8 घंटे तो खुद ही गुजर जाएंगे। एग्जैक्टली, एक दिन में वो इतनी कंप्लेंट को रिजॉल्व भी नहीं कर सकता, सॉल्व भी नहीं कर सकता। तो मुझे बताइए कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं जुलाई में दोबारा से ये जो है बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, अभी बढ़ के 2-3 दिन पहले भी नर्ख बढ़े हैं, लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ेगा, तो हम लोग पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, यूनिट भी ज्यादा हो गए, तो क्या करें फिर, किस साइड पे जाएं? मुझे तो ये लगता है अगर दुरानिया बढ़ेगा तो फिर जो है ना वो सोलर हिसाब लगा ले, फिर वो कोई सिस्टम नहीं है। सोलर भी इतना महंगे कहाँ जाए, महंगाई भी तो इतनी होती है। एंड पे ये कह देंगे कि भैया 1 आधा घंटा बिजली आनी, इसमें अपने मोबाइल चार्ज कर लो बस। अच्छा, हाँ, मैं तो कह रही हूँ हाथ वाले पंखे ले लेते हैं। वही सिस्टम चल रहा है। वो पुराने दौर में जब वो बादशाह बैठे होते थे और वो मोर वाले जो है ना वो पंखे, वो एक इधर बैठा होता था एक इधर खड़ा होता था दरबार, तो मुझे लगता है कि वही सिस्टम चलना है जो सूरत हाल चल रही है इनकी। देखिए सिस्टम को अपग्रेडेशन की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपको जितनी आपकी तलब है उतनी बिजली मिल जाए, आपका सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता उतने। ये लोड शेडिंग, लोड मैनेजमेंट इनकी मजबूरी है, सिस्टम उस काबिल नहीं है कि आप 6000 मेगावाट बिजली चला सको उसमें, ठीक है, क्योंकि वो अपग्रेडेड ही नहीं है। अपग्रेड सिस्टम करना चाहिए। देखिए बजट लेस्को का पिछले साल अगर देखे तो 70 अरब रुपए बजट, ठीक है ना, और उसके बावजूद सिस्टम अगर रिपेयर नहीं हुआ तो फिर किसकी नेग्लिजेंसी है, ठीक है ना। सिस्टम अगर अपग्रेड नहीं किया गया तो फिर किसकी गलती है। देखें ये सारी चीजें एक तरफ, अवाम जो है वो इतनी डिस्टर्ब है, इतनी डिस्टर्ब है। छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं आपको अपनी ही मिसाल दे देता हूँ, आप घर में जाती हैं, भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, घर में छोटे बहन भाई हैं, जब आप जाती हैं बिजली नहीं है तो उनकी क्या सिचुएशन होगी? वो सारे वैसे लड़ने को पड़े होते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। इतनी गर्मी है कि आप पंखे के नीचे भी आपको सुकून नहीं मिलता, मगर कम अज कम पंखा चलता हो। दूसरा बात, कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता महंगे महंगे सोलर सिस्टम, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो यूपीएस है आजकल वो भी नहीं लोग अफोर्ड कर सके, और दूसरा जो अफोर्ड कर भी रहे, जिनके घर लगा भी है, लोड शेडिंग ही नहीं है, तो वो चार्ज कैसे होंगे? चार्ज कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले की बात है, मेरे घर छोटी सी फनी खराबी आई थी, मेरे अपने घर में छोटी सी फनी खराब, तार थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। रात को 11:30 बजे मैंने फोन किया। अच्छा वो तकरीबन को सुबह 4 बजे बंदा आया ठीक करने। वो जी हम 3 बंदे 3 जगह पे, हम जो है ना वो फीडर पूरे जो वो बंद थे, हम फीडर चला रहे थे। अच्छा। एक लाइनमैन था, उसकी हालत मैंने देख के मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार कोई एक्सीडेंट ना हो जाए फेडरल आपका, तो आप थोड़ा सा रेस्ट भी किया करो, अल्लाह ना करे, आप थोड़ा रेस्ट भी किया करो। कहता भाईजान मैं क्या रेस्ट करूं, मैं जब से आया हूं मुसलसल चल रहा हूं। देखिए ये बंदे भी सही मायनों में जो है ना वो रिज़्क हलाल करके कमा रहे हैं। जो लाइन स्टाफ है, जो लाइनमैन है, वो सही मायनों में मेहनत कर रहे हैं, और जो ऊपर वाले अफसरान हैं वो बैठे हैं, और इसी वाले कमरों में बैठे हैं। देखिए इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर का काम फील्ड में है, ठीक है ना। फील्ड को आप जिस की जो डोमेन बनती है वो चेक करें, क्या सूरत हाल है, आपके कितने ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड हैं, कितने फीडर ओवरलोडेड हैं। मगर नहीं, कुछ चक्कर ही नहीं है, वो बस चल रहा है, काम चल रहा है। गर्मियों में मुसीबत पड़ी होती है। जो फील्ड अफसरान हैं, जो एसडीओ लेवल के हैं लोग, वो भी जब जिस दिन बारिश होती है, ये कोई ऐसा मामला होता है, वो सारा दिन रहते फील्ड में ही है। अच्छा, ठीक है ना। मगर जो ऊपर वाले अफसरान हैं उनको नहीं इस चीज का। लेकिन आगे फाहद जैसे मानसून का सिलसिला आने वाला है, ये प्री मानसून का जो आज से बताया जा रहा है कि रात से बारिशें होने के इम्कानात जाहिर है। बारिशें होती हैं तब भी इनके जो फीडर्स है ट्रिप कर जाते हैं, ऑलरेडी बिजली नहीं आ रही होगी, तो ये मसले तो फिर इसी तरह रहने वाले हैं। देखिए ज्यादा सर्दी, हाँ जी, बिजली बंद, ठीक है। ज्यादा गर्मी, बिजली बंद। बारिश, बिजली बंद। कोई मौसम आप इंजॉय ही नहीं कर सकते, ठीक है। बारिश होती है, मौसम एंजॉय करने का टाइम होता है। शदीद गर्मी में जब बारिश होनी है, आपको पता मौसम एंजॉय करते हैं लोग, समोसे बना लिए, पकौड़े बना लिए, चाय बना ली, बैठ के एंजॉय कर लिया, ठीक है। वो बिजली चली जाती है, ठीक है। यकीन करें कि जब भी बारिश होती है ना, तेज बारिश होती है, तो मेरे ज़हन में फर्स्ट आता है यार वो भी फीडर ट्रिप कर गए,
इतने फीडर ट्रिप करके वो फोन आना शुरू हो जाता है, कभी किसी दोस्त का यार बिजली नहीं आ रही, कभी किसी दोस्त का यार बिजली नहीं आ रही। यानी कि इसी तरह सारा सिलसिला, वो जो जितना बारिश को एंजॉय करने के लिए आप जो है ना वो बैठे होते हैं, टेंशन माहौल वो सारे पकौड़े समोसे ठंडे हो जाते हैं बैठे बैठे ही। अब जो है ना वो उसका क्या नाम है, बिजली बहाल करा लें या न्यूज दे लें कितने फीडर ट्रिप हुए हैं, ये सूरत हाल चल रहती। जैसे ही धुंध पड़नी है, आपको पता है पिछले दफा भी ये जो सर्दी गुजरी है, धुंध पड़ी है और सिस्टम बैठ गया। हाँ। ज्यादा अब गर्मी पड़ी है, सिस्टम बैठ गया, धूप पड़ी है, सिस्टम बैठ गया, हब्बस हुई है, सिस्टम बैठ गया। यार सिस्टम को अपग्रेड तो करें, सिस्टम पे लगाने का काम है। सिस्टम पे जितने आप जो है ना वो उस पर जितनी तवज्जो देंगे उतनी बेहतरी आएगी सिस्टम में। अब वो सीधा सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, इसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 6000 मेगावाट बिजली चला सके। ठीक है, तो वो कैसे चलाएगा? अब आपकी जरूरत वो कैसे पूरी करेगा? मजबूरन इन्हें लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। एक इन्होंने ये एक जो है वो उनके पास जवाब है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी है उन इलाकों में लोड शेडिंग। बिजली चोरी है कि ये हम कहाँ पे बैठे हैं? वो जो इलाके हैं जिनमें बिजली चोरी हो रही है वो कहीं जो है वो अफगानिस्तान में है या अमेरिका में है, वो भी तो लाहौर में ही है ना, लाहौर लेस्को की वो डोमेन में ही है ना, लाहौर रीजन में है। तो जहां पे भी अगर बिजली चोरी हो रही है वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं पकड़े जाते वो लोग? क्यों नहीं उनकी बिजली कटती है? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? मसला यह है कि स्टाफ और अफसरान कई खुद मिले होते हैं उधर, बहीना तौर पर उनकी जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, वो बिजली चोरी करवाते हैं। ऐसे ही पैसे खा रहे होते हैं, वो थोड़े से पैसे खा लेते हैं और वो जो बिजली चोरी करने के हवाले से वो लगे रहते हैं जो लोग हैं। तो इनको पकड़ने की जरूरत है। ये जो काली भेड़ें जो अदारे के अंदर मौजूद होती है ना, इनको आइडेंटिफाई करके इनको पकड़ने की जरूरत है और ताकि हमारा जो निजाम है वो बेहतर हो सके। फहद अमीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज हमारे साथ मौजूद है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और लोड शेडिंग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि शहर लाहौर में बहुत इस तरह के इलाके हैं जहां पे 8-8, 9-9 घंटे बिजली बंद रह रही है। और एक तो गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, दूसरा लोड शेडिंग की वजह से हमारा जीना मुहाल हो चुका है। तो देखते हैं जनाब क्या बनता है। वजीर आजम ने तो एक और सरप्राइज दे दिया है और कह दिया है कि जुलाई में और ज्यादा लोड शेडिंग होगी। और अब मुझे आप इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।